नमस्कार जोहार। मैं योगेश योगी सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है इरिगेशन सिस्टम ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की सिंचाई व्यवस्था। यहाँ से बहुत सारे और बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक के जो डाटाज है उससे प्रश्न पूछते हैं, और जो मैंने कलेक्शन किया है उसके अनुसार जो सटीक डाटा है उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, आप हमसे अपने क्लासरूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो AAA स्मार्ट क्लासेस जो कि राजगंज में है वहाँ पर भी ऑफलाइन क्लासेस आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके ऑफलाइन क्लासेस होते हैं और सारी व्यवस्थाएं PPT के माध्यम से और डिजिटल बोर्ड सारी चीज़ें सुविधाएं वहाँ पर हैं, और वहाँ पर भी आप JPSC की तमाम क्लासेस कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का टॉपिक पर मैं बात करता हूँ। आज का टॉपिक है इरिगेशन सिस्टम, यानी कि सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई किसको कहते हैं? सबसे पहले जो है टर्म को समझिए। सिंचाई क्या है? कृत्रिम विधि से खेतों तक पानी को पहुँचाना, इसे ही सिंचाई कहते हैं। यानी कि एक तो होती है बरसात का जल स्वयं ही खेतों में पहुंच जाती है, परंतु बरसात के दिनों की अपेक्षा गर्मियों के दिनों में भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, या कभी सूखा पड़ने की स्थिति होती है तब भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे समय में अब क्या करते हैं? वैसे समय में हम सिंचाई के लिए नहरों का, कुओं का, तालाब का, वहाँ का पानी जो होता है उसी पानी को खेतों तक पहुँचाते हैं और उसी से फसल को बचाया जाता है, और वही सिंचाई की जो परंपरा है वह है। तो यहाँ सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत जो है झारखंड में कुल सिंचित जो भूमि है उसमें से आपका जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से मात्र 23% जो भूमि है उसमें सिंचाई की सुविधा है। यानी कि झारखंड राज्य में जितने भी कृषि योग्य भूमि है उसमें से मात्र 23%, कहीं कहीं 24% लेती है, परंतु करेंट डाटा 23% की है। तो 23% जो भूमि है वह सिंचित है, और इसे दो प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला तो भूमिगत जल से सिंचाई और दूसरा सतही जल से सिंचाई। तो भूमिगत जल से सिंचाई और सतही जल से सिंचाई होता है, क्योंकि सतही जल जो है उसमें 58.3% भूभाग का सिंचाई हो जाती है। सतही जल से 58.3% भूभाग की सिंचाई हो जाती है जो कृषि क्षेत्र है, और जो आपका भूमिगत जल है उससे बाकी रेस्ट, यानी कि 41.7% जो है आपका भूमिगत जल से सिंचाई होती है। भूमिगत जल कहने का मतलब है कुओं से, ट्यूबवेल से, या अन्य जो भी विधि से जो जमीन के अंदर के जल को निकासी करके हम सिंचाई करते हैं उसे भूमिगत जल कहते हैं। और सतही जल कहने का मतलब हो गया तालाब से, नदियों से वगैरह वगैरह जो भी है जहाँ पर हम जल को स्टोर करते हैं। अभी जो है झारखंड सरकार डोभा निर्माण कर रही है, तो वह डोभा भी इसमें आ जाएगा, परंतु अभी किताबों में वह शामिल नहीं हुआ। इरिगेशन सिस्टम के तहत उसे शामिल नहीं किया गया है, तो डोभा को हम अभी रहने देंगे। यहाँ पर तालाब और जो नहरों की जल है और जो आपका ऊपर का सतही जल होता है जहाँ भी स्टोर किया गया है उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलते, सबसे पहले जो सिंचाई का साधन है वह हमारे यहाँ झारखंड में सबसे पहले जो सिंचाई का साधन है वह साधन है कुआँ। तो सबसे प्राचीन भी है और सबसे ज़्यादा कुआँ पर है। यह पारंपरिक साधन भी कहलाता है। जो कुआँ है यह पारंपरिक साधन है, हमारे यहाँ पारंपरिक साधन है। इससे कुल सिंचित क्षेत्र का जो सिंचाई है उसमें 29.5% भागों का जो सिंचाई होती है वह कुओं से होती है। यानी कि कुआं से कितना हो गया आपका 29.5% भूभाग का सिंचाई है। यानी कि कुएं का जो योगदान है 29.5% भूमि का सिंचाई करने में योगदान सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो सबसे बड़ा है यह गुमला जिला, जो कि कुल सिंचित भूमि का 87.2% कुएं पर निर्भरता है। यानी कि सबसे ज़्यादा कुओं का अगर संख्या देखा जाए या कुएं से सिंचाई अगर कहीं होती है तो वह होती है गुमला में। इसके पश्चात आता है गिरिडीह, जहाँ पर 77.9%, रांची में 71.4%, धनबाद में 56.2% और हजारीबाग में 52.7% और सिंहभूम में 17.5% भूभाग की सिंचाई कुओं से होती है। कुआं आप लोग देखे होंगे और इसे समझाने की जरूरत नहीं महसूस हो रही। इसके पश्चात आता है दोस्तों तालाब, यानी कि टैंक या पॉन्ड जो भी बोलते हैं वो। तो कुल सिंचित भूमि का
मात्र 18.8% जो है 18.8%, और 2 जो भाग है वह आपका तालाब से सिंचाई होती है। और इसमें सबसे पहला स्थान आता है देवघर का, जहाँ पर 49.3% जो सिंचित क्षेत्र है वह तालाब से सिंचाई पर निर्भर है। इसके पश्चात धनबाद आता है 43.8%, उसके बाद साहिबगंज का 27.7%। डाटाओं को ध्यान देंगे क्योंकि डाटाएं पूछी जाती है और जो करंट अपडेट है उसी के अनुसार आपको डाटा यहाँ पर दी गई है। इसके पश्चात आता है दोस्तों कैनल यानी कि नहर। यह जो है सिंचाई की सबसे आधुनिक विधि है और इस विधि का प्रयोग अभी बहुतायत में हो रहा है। तो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आधुनिक विधि नहर है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे यहाँ बरसाती नदियाँ हैं, छोटे छोटे लंबे लंबे जैसे भी हैं, बरसात के दिनों में उसमें बहुत उफान आती है और जो अन्य दिनों में उसमें रफ्तार धीमी हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ग्लेशियर का पानी नहीं आता है, तो ग्लेशियर का पानी नहीं आने के कारण यहाँ बारहमासी तो नदियाँ होती नहीं है, तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें बांध बनाया जाता है और उसमें स्टोर किया जाता है पानी को, और फिर नहरों के माध्यम से उससे सिंचाई व्यवस्था की जाती है। हमने देखा होगा बराकर में बांध बनाए हैं, आपका डीवीसी है, आपका कोनार बांध है, उसी प्रकार से कई और बांध हैं जिसके द्वारा सिंचित भूभाग को सिंचाई की जाती है। इसके तहत कुल सिंचित भूभाग जो है वह 17.13% है और यह पिछली बार पूछी भी जा चुकी है। नहरों के द्वारा यहाँ 17.13% यानी 17.13% जो है वह सिंचाई की सुविधा हमारे झारखंड में है। इसके पश्चात आता है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल को आधुनिक युग का कुआं भी कहा जाता है और ट्यूबवेल आप लोग देखे होंगे जो कि उसमें मोटर लगा दिया जाता है, गड्ढा जो बोरिंग करके उसमें मोटर लगाया जाता है और मोटर के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। यह चूँकि हमारे यहाँ देखिए पठारी भाग है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, यह जो राज्य है यह पठारी प्रदेश है और पठारी प्रदेश होने के कारण यहाँ जो पानी की लेयर है बहुत नीचे है और पानी की लेयर नीचे है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पत्थर है, इसलिए ट्यूबवेल सब जगह संभव नहीं हो पाती है और पानी की जो व्यवस्था है वह सब जगह नहीं मिलती है, तो कभी कभी ट्यूबवेल फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग वैसे जगहों में ट्यूबवेल लगाते हैं जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में होती है, यानी कि भूमिगत जल का सर्वेक्षण करने के बाद ट्यूबवेल का निर्माण किया जाता है या ट्यूबवेल बनाया जाता है। तो यह पठारी, इसमें जो पठारी भाग होने के कारण क्या होता है, इसमें इसका विकास कम हुआ है यहाँ पर झारखंड में, परंतु फिर भी कुल सिंचित क्षेत्र का 8.4% भूभाग में है यह जो ट्यूबवेल लगाया जा चुका है और इससे सिंचाई का काम आसानी से किया जा रहा है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि पेयजल के लिए भी समस्या होती है और उसके लिए भी सरकार बहुत सारे कदम उठाए हैं और आपको सोलर पंप सेट जो मिलता है इसी के तहत आती है जो पेयजल, और कहीं कहीं सिंचाई के लिए भी यह सोलर पंप और उसके लिए टंकी का निर्माण किया गया है। इसके तहत लोहरदगा जहाँ की सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल है और वहाँ पर 32.6% सिंचित भूभाग पर ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। इसके बाद पलामू का नंबर आता है, पलामू 22% भूभाग को सिंचाई की सुविधा देती है ट्यूबवेल से। उसके बाद हजारीबाग 9% भूभाग को ट्यूबवेल से सिंचाई करती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ जो साधन है सिंचाई का उसमें मुख्य रूप से कुआं, तालाब, नहर, नलकूप और आपका जो परियोजनाएं हैं उस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसके अलावे जो नहरें निकाली गई है उसके लिए बहुत बड़ी और बृहद परियोजनाएं भी स्थापित की गई हैं। तो उन परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों का हम चर्चा करेंगे और कौन कौन से मुख्य जो आपका परियोजनाएं हैं उस बारे में भी बात करेंगे। तो इसे सिंचाई परियोजना को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना कहने का मतलब है कि जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए जिसका निर्माण किया गया हो, यानी कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जिसकी पानी को व्यवस्थित किया जा सके या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, वह बृहद सिंचाई परियोजना के तहत आता है। इसके पश्चात है मध्यम परियोजना। मध्यम परियोजना के तहत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि के जो माप है उसको अगर सिंचित करता है तो वह मध्यम परियोजना कहा जाता है। और उसके बाद आपका है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना में 2,000 से कम जो क्षेत्र है उसको सिंचित करता है तो वह लघु सिंचाई परियोजना कहलाएगी। तो इन परियोजनाओं से संबंधित जो जो बांध बने हैं और जो जो सिंचाई परियोजना है उन परियोजनाओं के बारे में हम बात करेंगे और उनके नाम हम आपको बताएंगे।
तीनों सिंचाई परियोजनाओं के तहत जो आपका बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना के तहत कई प्रकार के बांधों का निर्माण किया गया है और जो अलग अलग जिलों में बनाया गया है। इसमें से कुछ प्रमुख को हम देख लेंगे, क्योंकि उन्हें याद करना होगा और आपको यह डाटा बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए कुछ महत्वपूर्ण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जो कि पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम दोनों ही जिलों को करती है। इसमें आपका 4 बांध और बनाया गया था, जो कि आपका है चांडिल बांध, ईचक बांध, कुलूडी बराज और खरकई बराज। इस प्रकार के बांध इसमें बनाए गए सिंचाई परियोजना के लिए। इसके बाद आता है आपका अजय बराज परियोजना, जो कि देवघर और जामताड़ा में इसकी सिंचाई की सुविधा है। उसके पश्चात गुमानी आता है। गुमानी को गुमानी जलाशय परियोजना भी कहते हैं और गुमानी जलाशय परियोजना के रूप में जानेंगे या साहिबगंज और पाकुड़ को। पुनासी को भी पुनासी जलाशय परियोजना कहते हैं, जो देवघर में है। कोनार आपका गिरिडीह में है। अमानत पलामू में है। नदियों में भी ये चीज़ पढ़ाया जा चुका है। उत्तरी कोयल पलामू में भी है और औरंगा पलामू में है। कांची आपका रांची में है और दुमका में आपका मयूराक्षी है। तो ये सारे जो है बृहद सिंचाई परियोजना के तहत आते हैं। लघु सिंचाई की परियोजना के तहत बहुत सारे बांध बनाए गए हैं और उसमें से हमको जो प्रमुख लगे उन प्रमुख बांधों का हम बात करेंगे यहाँ पर। लगभग इसमें 50 से ऊपर बांध बनाए जा चुके हैं, जो कि मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत आते हैं। और लघु सिंचाई परियोजना के तहत वे परियोजनाएं आते हैं जिसमें कुआं, ट्यूबवेल वगैरह का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो मध्यम सिंचाई परियोजना में मुख्य रूप से पतरातू पूछा जाता है, यह रांची में है। और लतरातू और पतरातू दोनों रातू से याद रखेंगे, रातू रांची में है तो ये लोग भी रांची में होंगे। खुदिया जो है वो धनबाद में है। भेरवा हजारीबाग में है और आपका सदाबा पलामू में है। जिंजोरी भी पलामू में है। सोनारे पलामू में है। नकटी पश्चिमी सिंहभूम में है। सुकरी में लोहरदगा में सुकरी है और धनबाद में एक गोबाई है। तो यहाँ तक ये जान ले कि ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं या लघु मध्यम और उच्च जो है या बृहद मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो झारखंड को सिंचित करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न डाटा से संबंधित होते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी डाटा में आपको शंका लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अगर आपको सही लगे तो लाइक कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, जोहार। आज का क्लास इतना ही इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन के लिए आपका टॉपिक जल्द ही अनाउंस हो जाएंगे। धन्यवाद, जोहार दोस्तों।